हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा ये रिंग के अंतर्गत ही नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने कुछ वीडियो रिंग के अंतर्गत बनाए थे वहाँ पर, जिनमें हमने थ्योरम्स एवं उसके डेफिनेशंस एवं इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो प्रमेय उनको हमने विश्लेषण एवं उनको प्रूव किया था वहाँ पर उनका। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा वलय का अभिलक्षण। तो वलय के अभिलक्षण की बात की जाए एवं किसी ग्रुप के किसी अवयव की कोटि की बात की जाए तो इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलरिटी आपको प्राप्त होती है यहाँ पर। अब वो किस तरीके से होती है ये हमें यहाँ पर समझना होगा कि जैसे हम वहाँ पर ग्रुप के किसी अवयव की कोटि को ऐसे डिफाइन करते थे कि ए के लिए वह न्यूनतम पूर्णांक n इस प्रकार से हो ताकि उसको मैं एक ही संक्रिया उतनी बार यदि कराऊं वहाँ पर तो मुझे परिणाम कितना मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट। या यूँ कहूँ कि ए की पावर n लूँ तो परिणाम मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी। जहाँ पर ए की पावर n का मतलब दो तरीके से होता था कि n ये होता था जब हमारा ऑपरेशन क्या था, योगात्मक था। जब योगात्मक था तब तो इसको ऐसे खोलते थे, और यदि गुणन साधारण गुणन हो तब वहां पर क्या होता था, ए की पावर n का मतलब क्या होता था, ए डॉट ए डॉट ए डॉट इस तरीके से। तो वही बात है यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है कि किसी ग्रुप के किसी अवयव की कोटि की डेफिनेशन हमारी इस तरीके से थी। हमें पढ़ना है वलय का अभिलक्षण। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से कि कोई पूर्णांक n इस प्रकार कि कोई पूर्णांक n इस प्रकार से आपके पास विद्यमान हो ताकि वलय के प्रत्येक अवयव के लिए वलय के प्रत्येक अवयव के लिए उसका रिजल्ट इस तरीके से हो। जहां पर जो ए हमने यूज में लिया है वो कहां से लिया है, फॉर ऑल एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग। कि हमने रिंग के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा कहा है कि रिंग का कोई भी एलिमेंट आप यहां पर रखो, कोई भी एलिमेंट, और उसके लिए हमारा जो एन है वो यूनिक होना चाहिए। तो उस एन को मैं लगाऊं तो परिणाम मुझे सदैव कितना मिले, 0 मिले वहां पर। ठीक है, अब ये रिजल्ट भी कुछ देखो यहीं से इसकी सिमिलरिटी यहाँ से आपको प्राप्त होती है। हम यहाँ पर जो ऑपरेशन ले रहे हैं वो रिंग में दो ऑपरेशन होते हैं, आपको पता है। रिंग में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, एक तो साधारण योग और एक साधारण गुणन। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं साधारण योग के लिए काम कर रहा है, क्योंकि साधारण योग के लिए जो ए की पावर n होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है n कि ए की संक्रिया n बार कराओ आप वहां पर। साधारण योग है तो साधारण योग में कितना कैसे लिखते हैं कि ए की संक्रिया ए के साथ n बार आप जोड़ रहे हो तो परिणाम को कैसे लिखा जाता है, n यहाँ पर। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि हमें कोई ना कोई ऐसा एक पूर्णांक चाहिए ताकि मैं एक ही संख्या उतनी बार कराऊं, जितना पूर्णांक ले रहा हूं ना उतनी बार कराऊं मैं योगात्मक संक्रिया, और परिणाम में मुझे क्या मिले, 0। और 0 क्या होता है आपका, 0 योगात्मक तत्समक अवयव होता है। तो आ क्या रहा है, वही तत्समक अवयव आ रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हुआ ना कि यदि योगात्मक जो हमारे ऑपरेशन जो हम एडिटिव ले रहे हैं उसके लिए आपको n ढूंढना है ऐसा प्रत्येक अवयव के लिए, तो कोई ना कोई n आपके पास होना चाहिए। यदि कोई ऐसा n हो जाता है तो वह n उस रिंग का क्या कहलाता है, अभिलक्षण कहलाता है। और यदि नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, शून्य या इनफाइनाइट अभिलक्षण की रिंग कहते हैं उसको। या तो कहते हैं कि शून्य अभिलक्षण की रिंग या क्या कहते हैं, इनफाइनाइट अभिलक्षण की रिंग। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा रिंग की जो अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसका ये टॉपिक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास किसी रिंग से रिलेटेड कोई कैरेक्टर आ गया, उसकी वैल्यू आ गई वहां पर n की यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे इसको, CH8 ये लिखेंगे, CH कैरेक्टर ऑफ रिंग इक्वल टू 8। यहाँ पर जैसे 8 आ गया तो 8 लिख देंगे। ठीक है, 0 आ गया तो क्या लिख देंगे, CH इक्वल टू 0 कि कैरेक्टर ऑफ रिंग इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो समझते हैं इसकी जो मूल डेफिनेशन है उसको यहाँ पर। तो मूल परिभाषा क्या होगी, मैं यहाँ पर लिखता हूं, यदि R प्लस डॉट एक वलय है तो कोई पूर्णांक, कोई न्यूनतम पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान है, कि NA इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल A इज द एलिमेंट ऑफ रिंग। कि रिंग के प्रत्येक अवयव के लिए यदि मैं इस तरीके का रिजल्ट यहाँ पर ज्ञात करता हूँ, n का मतलब समझ गए ना कि ये कोई ना कोई पूर्णांक होगा, और उसको मैं यदि A के प्रत्येक अवयव के साथ यदि अप्लाई करता हूँ, ये रैंडम है, ये आपका कोई भी बिंदु आ सकता है यहाँ। तो कि जैसे मैंने कोई रिंग में जैसे इस तरीके की है 1 2 3, इसमें कुछ एलिमेंट है, तो मैं 1 को भी रख के चेक करूँ, 2 को भी रख के चेक करूँ, 3 को भी रख के चेक करूँ, 4 को भी रख के चेक, सभी को चेक करता जाऊं, और उसके बावजूद भी n के लिए उसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 0। यदि ऐसा आता है तो उस कंडीशन में क्या कह पाएंगे, उस n को हम क्या कहेंगे, रिंग का अभिलक्षण कहेंगे, उसको कैरेक्टर ऑफ रिंग कहेंगे उसको यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर वलय के अभिलक्षण की यहाँ पर। ठीक है, अब यदि हमारे पास
किसी रिंग के लिए ऐसा कोई अभिलक्षण अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर। यदि वलय के लिए कोई n विद्यमान न हो तो वलय शून्य या अनंत अभिलक्षण की वलय कहलाती है। तो वहां पर उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर कि या तो जीरो कैरेक्टर की या क्या कहते हैं इनफाइनाइट कैरेक्टर की, उसको रिंग कहते हैं। और यदि ऐसा कोई n अवेलेबल होता है तो उतने ही हम उसकी कहते हैं कि उसकी कैरेक्टर इतनी होगी, जो n होगा ना यहाँ पर वो यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर जैसे मैं बात करूं यहाँ पर नोट, यदि किसी वलय R का अभिलक्षण n है तो, यदि वलय का अभिलक्षण कितना है n है तो कैसे लिखेंगे उसको, कैरेक्टर ऑफ R इक्वल टू n, इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि जीरो है तो कैसे लिखेंगे, कैरेक्टर ऑफ R इक्वल टू जीरो और कैरेक्टर ऑफ R इक्वल टू इनफाइनाइट, इस तरीके से। कि यदि कोई है तो n, तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि CH कैरेक्टर ऑफ R इक्वल टू n, और यदि नहीं है तो क्या लिख देंगे, जीरो या इनफाइनाइट यहाँ पर। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई कि वलय के अभिलक्षण की डेफिनेशन होगी इस तरीके से। हम आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर करते हैं यहाँ पर। तो जैसे हम लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से। एग्जांपल क्या है आपका, पूर्णांकों के समुच्चय, या सीधा सीधा ले लेते हैं यहाँ पर इसको कि Z5 इस तरीके की, ये क्या है, कोई वलय है, वलय का अभिलक्षण ज्ञात कीजिए, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस रिंग का क्या प्राप्त करना है, अभिलक्षण प्राप्त करना है। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा n ढूंढना होगा ताकि उसके लिए प्रत्येक कवयव, तो पहले मैं Z5 को लिखता हूँ। तो Z5 किस तरीके का होता है आपको पता है कि यहाँ पर योग मॉड्यूलो 5 तथा गुणन मॉड्यूलो 5 लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि ऐसे सेट कैसे होते हैं, 1 2 3 और 4, यानी n-1 जो बेस में होता है ना यहाँ पर, उससे क्या होते हैं, एक कम तक होते हैं। तो यहाँ कितना था, 5 था, तो 5 के बेसिस पे कितना हो जाएगा, एक कम, यानी 4 तक आपको सेट प्राप्त होगा। हमने सेट लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें कोई ऐसा n ढूंढना है ताकि उसको मैं यदि प्रत्येक इसके साथ लगाऊं तो परिणाम मुझे कितना मिले, 0 मिले। तो जैसे मैं लिखूं 1 के साथ यदि मैं 4 लगाता हूँ, 1 के साथ यदि 4 लगाता हूँ तो आप जानते हो आंसर कितना आएगा, 4, और 4 तो 0 हो नहीं रहा यहाँ पर। यदि यहाँ पर मैं 5 लगाता हूँ 1 के साथ तो 5 हो गया। 5 के लिए आप जानते हो कि बेस में 5 लगाओ तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर। और यदि मैं 3 लगाऊं 1 के साथ तो 3 लगाने पर मुझे कितना प्राप्त होगा, 3, ये भी 0 नहीं हो रहा है, लेकिन ये 0 हो रहा था आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यदि मैं 5 में हर जगह यूज में लूं तो 5 को यदि मैं 1 के साथ लगाऊं, चाहे 2 के साथ लगाऊं, चाहे 3 के साथ लगाऊं, चाहे 4 के साथ लगाऊं, चाहे 0 के साथ लगाऊं, जब भी मैं 5 का इन सभी के साथ यदि इस तरीके से मैं एडिटिव ऑपरेशन यदि लगाता हूं तो यहाँ क्या बनेगा, 5.1। 5 डॉट का मतलब कि आपको 5 बार 0 0 को जोड़ना है यहाँ पर, इतना ही होगा ना। 5.0 की 5 बार 0 0, उसका परिणाम कितना आएगा, 0। क्योंकि योगात्मक संक्रिया हमारी इस तरीके से खुलती है कि जब एक ही एलिमेंट रिपीट होता है बार बार तो उसको हम ऐसे खोल देते हैं n, कि जितनी बार a रिपीट हो रहा है, n बार रिपीट हो रहा है, तो n के माध्यम से हम उतनी बार उसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ मैं यदि इसकी संक्रिया 1 के साथ कराऊं तो मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 बार। और 5 बार लिखो, चाहे उसको क्या लिख दो, 5a लिख दो सीधा। तो मैं इसको दूसरा यदि 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 5। और संक्रिया कौन सी लगी है, योग मॉड्यूलो 5, जहां पर इसका आधार 5 है और 5 से जैसे ज्यादा या बराबर चले जाते हैं परिणाम कितना आता है, 0। बराबर के लिए 0, और यदि अधिक आ जाता है तो रिमाइंडर देता है। तो अधिक जा नहीं रहा था तो परिणाम कितना आ गया, 0। 3 के साथ देखो, 3 के साथ कितना हो जाएगा, 5 3 15। 15 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से, शेषफल कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 0। 5 को मैं 4 के साथ लगाऊं तो भी कितना आ रहा है, 0। तो आपने देखा कि हर कंडीशन के लिए यदि यहाँ पर मैं n की वैल्यू कितना लेता हूँ, 5 लेता हूँ, तो परिणाम मुझे सदैव कितना प्राप्त हो रहा है, 0। तो इस वजह से इस रिंग का, कि जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, इस रिंग का अभिलक्षण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5 इज द एलिमेंट ऑफ z, कि 5 है जो z का एलिमेंट है यहाँ पर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.1। चाहे इसको आप सीधा यहाँ लिख दो,
कि 5 डॉट ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ Z5, कि जहाँ पर ए हमने कहाँ से लिया है, Z5 से लिया, और उसकी प्रत्येक कंडीशन के लिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 यहाँ पर। तो हमें ऐसा पूर्णांक मिल गया, तो क्या लिख देंगे, इंप्लाइज दैट कि कैरेक्टर ऑफ Z5 कि जो भी हमारे पास रिंग थी Z5 यहाँ पर, इसको क्या लिख देंगे कि इसकी कैरेक्टर कितनी हो गई, 5 हो गई यहाँ पर। तो जैसा भी आपका सेट हो उसी के अकॉर्डिंग उसको मेंशन कर देंगे यहाँ पर। तो हमने क्या लिख दिया कि कैरेक्टर ऑफ Z5 इक्वल टू 5 हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी हमारे पास रिंग दे रखी हो तो उसकी जो अभिलक्षण है उसको हम इस तरीके से चेक करेंगे यहाँ पर, कि वहां पर कोई ना कोई पूर्णांक इस तरीके से आपको मिल जाए, न्यूनतम पूर्णांक, ताकि उसके लिए प्रत्येक अवयव की संक्रिया यदि मैं कराऊं उसके साथ इस तरीके से, इसका मतलब वही होगा यहाँ पर कि हमें ए को 5 बार जोड़ना है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूं, चाहे 5 बार इसको, चाहे इसको सीधा हम कितना लिख दे, इसकी जगह इसको हम कैसे लिख दे, 5a लिख दे, दोनों का परिणाम एक ही। तो है ये योगात्मक संक्रिया जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना 5a, इसका मतलब क्या है कि जो भी ये रिंग की जो ये वलय की जो डेफिनेशन है वो योगात्मक संक्रिया के ऊपर वर्क करती है, यहाँ पर गुणन के लिए नहीं करती, किसके ऊपर करती है, वर्ग के, उसके योग के ऊपर। तो हमने देखा कि यहाँ पर यदि मैं 5 बार जोड़ूं तभी मुझे 5a प्राप्त होता है यहाँ पर। तो मैंने सीधा इसकी जगह छोटे रूप में उसको कैसे लिख दिया, 5a। तो 5a के लिए यदि हमारा परिणाम यदि 0 आ जाता है तो क्या कहते हैं, उस 5 को उस वलय का अभिलक्षण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, पूर्णांक के प्रांत व क्षेत्र का अभिलक्षण। तो अगली डेफिनेशन हमारी होगी पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण। जैसे हमने रिंग का अभिलक्षण पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से क्या है, पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए भी ठीक इसी तरीके से यहाँ पर कि या तो हमारे पास प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए आप इस तरीके से देखो, अदरवाइज हम जानते हैं कि पूर्णांक के प्रांत में तथा क्षेत्र में, पूर्णांक के प्रांत में तथा क्षेत्र में एक चीज कॉमन होती है, और वो कौन सी होती है, इकाई सहित होना। पूर्णांक के प्रांत में भी क्या होता है, इकाई सहित होना, और क्षेत्र में भी क्या होता है, इकाई, क्योंकि क्षेत्र में भी जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एग्जिस्ट होता है वहां पर। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, इकाई सहित होना। तो इसका जो अभिलक्षण है उस इकाई सहित होने के बेसिस पर भी सीधा सीधा दिया जा सकता है। कैसे कि हम जानते हैं कि दोनों में क्या विद्यमान होता है, इकाई विद्यमान होता है। तो कोई ना कोई एक ऐसा पूर्णांक यदि आपके पास एग्जिस्ट करता हो ताकि हम उसके 1 के साथ उसका ऑपरेशन करें, परिणाम हमें कितना प्राप्त हो जाए, 0। या यूं कहें कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू जो भी होगा वही क्या होगा, वहां पर पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र का क्या होगा, अभिलक्षण होगा। ऑर्डर ऑफ 1 ही क्या होगा, वहां पर पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण होगा। किसके लिए, योगात्मक संक्रिया के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बात, किसके लिए कर रहे हैं, योगात्मक संक्रिया के लिए। कि जब हमारे पास, क्योंकि हमें ये पता है कि पूर्णांक के प्रांत तथा क्षेत्र में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यूनिट एलिमेंट वहां पर। तो उसके लिए यदि हम कोई ऐसा पूर्णांक ढूंढ पाए तो जिसका परिणाम कितना प्राप्त हो जाए, 0, तो उस n को क्या कहते हैं, हम उसका अभिलक्षण कहते हैं पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र का। तो यहाँ पर आप जानते हो कि इसी चीज को कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि किसकी डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 की, ऑर्डर ऑफ 1 की डेफिनेशन यही है यहाँ पर। तो इसी चीज को दोबारा कैसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू n। तो वही तो बात हुई यहाँ पर। तो पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र के लिए या तो आप उसी तरीके से जांच करो जैसे रिंग में जांच किया था, अदरवाइज सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं कि वहां पर इकाई की जितनी कोटि होगी वही क्या होगी, क्षेत्र या जो पूर्णांक के प्रांत है उसका अभिलक्षण होगा वहां पर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर थोड़ी सी अलग है वहां पर। बाकी यदि आप उसी तरीके से ज्ञात करना चाहो यहाँ पर कि रिंग के लिए जैसे जांच किया था कि रिंग के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, वो तरीका भी यहाँ पर वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पर सीधा तरीका ये होता है, क्योंकि हमें पता है कि पूर्णांक के प्रांत भी तभी बन पाता है जब वहां पर क्या हो, यूनिट एलिमेंट हो, और क्षेत्र भी तभी बन पाता है जब वहां पर यूनिट एलिमेंट हो। तो उसके बेसिस पे हम सीधा क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू n, यानी जो इकाई की जो कोटि होगी वही क्या होगी, क्षेत्र एवं पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन हम इसी तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, यदि पूर्णांक के प्रांत को हम d से इंडिकेट करते हैं, डोमेन के नेम से, यदि d या i, इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं इसको, i प्लस या f प्लस डॉट का अभिलक्षण वह पूर्णांक, वह न्यूनतम पूर्णांक होता है जिसके लिए n.1 बराबर 0 प्राप्त हो।
जिसके लिए क्या प्राप्त हो, n डॉट 1 इक्वल टू 0 प्राप्त हो, जहां पर वो n हमारा क्या कहलाएगा, उस पूर्ण इंटीग्रल डोमेन या फील्ड का क्या कहलाएगा, अभिलक्षण कहलाएगा। जहां पर ये भी कह सकते हो, जहां जो 1 है वो क्या है, इकाई अवयव, इकाई तत्समक, ठीक है। ये क्या है, हमारा गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है 1, वो यहाँ पर है ये। तो इस 1 की जो वैल्यू 1 के साथ जो n हम लगा रहे हैं, इसी n को क्या कहेंगे, इस पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र की क्या कहेंगे, इसको अभिलक्षण कहेंगे। इसी चीज को आप अगेन कैसे लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू n, कि जो इकाई का जो ऑर्डर होगा वही क्या होगा, क्षेत्र का अभिलक्षण होगा, अर्थात तत्समक अवयव, अर्थात गुणन तत्समक, अर्थात गुणन तत्समक अवयव की कोटि, गुणन तत्समक अवयव की कोटि ही क्षेत्र, क्षेत्र या पूर्णांकीय प्रांत, क्षेत्र या पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण होता है। कि चाहे तो हम जो वाले में हमने जो डेफिनेशन यूज मिली थी वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए, इसको 1 की जगह लिख सकते हैं ए, और फिर फॉर ऑल एवरी एलिमेंट ऑफ ए के लिए आपको एक ऐसा एंड ढूंढना है ताकि उसके लिए वैल्यू कितनी मिले, 0। या उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर इकाई एलिमेंट होता है, और इकाई एलिमेंट का जितना ऑर्डर होगा वही क्या होगी, क्षेत्र या पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण होगा। क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत में भी इकाई सहित उसको कहा जाता है, और क्षेत्र में भी आइडेंटिटी एलिमेंट गुणन के लिए विद्यमान होती है, तभी वो क्षेत्र बनता है। तो ये चीज दोनों में कॉमन थी, तो इसी वजह से हम इसको सीधा कैसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू n, कि इकाई अवयव का जितना ऑर्डर होगा वही क्या होगी, क्षेत्र या पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण होगा वहां पर, ठीक है। अब देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि जो हमने पिछला जो एग्जांपल लिया था उसी के बेसिस पर उसको कह देंगे यहाँ पर एग्जांपल नंबर पहला। चूंकि हमारे पास जो z मैं 8 ले लेता हूँ, उसकी z8 योग मॉड्यूलो 8 तथा गुणन मॉड्यूलो 8 के लिए क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, किसके लिए, योग मॉड्यूलो तथा गुणन मॉड्यूलो के लिए क्या होता है, एक क्षेत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्षेत्र का मुझे अभिलक्षण यहाँ पर प्राप्त करना है, तब अभिलक्षण इसका, तब इसका अभिलक्षण यहां से यदि आप देखो यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा। तो यहां से हमने देखा कि इसका जो एलिमेंट होंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे वो इस तरीके से होंगे 0 1 2 3 और ये कहां तक 7 तक एलिमेंट, 0 से लेकर कहां तक होंगे, 7 तक इसके एलिमेंट होंगे। तो हमें इसका क्या बताना है, इसका अभिलक्षण बताना है यहाँ पर। तो हमें तो वही करना है पहले तो पुराने वाले तरीके से, रिंग के तरीके से। यहाँ पर तो रिंग के तरीके से भी देखा जाए तो हम जानते हैं कि 8वां जो एलिमेंट होगा, यानी यहाँ पर जो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये इसका क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि वहां पर यही तो देखा था, क्योंकि जैसे मैं 8 की संक्रिया 0 के साथ कराऊंगा तब भी 0 आएगा, 8 की संक्रिया में 1 के साथ कराऊंगा मैं तब भी 0 आएगा, 8 की संक्रिया 2 के साथ कराऊंगा तब भी 0 आएगा, 8 की संक्रिया में 7 के साथ कराऊंगा तब भी 0 आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर 8 इसका क्या था, कैरेक्टर था। अब उसी चीज को हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर यहाँ से यदि देखें, यानी इस वाले नियम के अकॉर्डिंग यदि देखें तो कैरेक्टर कितना होगा यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि हमें 1 की ऑर्डर प्राप्त करनी है। यहाँ पर इकाई अवयव जो यहाँ पर होगा, इकाई अवयव एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इकाई अवयव की हमें क्या देखनी है, कोटि देखनी है। तो जो कोटि होगी वही क्या होगी, क्षेत्रीय पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण होगा, ये हम जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इकाई अवयव की ऑर्डर देखनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने इकाई अवयव की ऑर्डर कैसे निकालते थे कि 1 की संक्रिया 1 के साथ मैंने एक बार कराई, परिणाम कितना आया, 1 की संक्रिया 1 के साथ कराई, परिणाम कितना आया आपका 1। 1 की संक्रिया 1 के साथ कराई मैंने 2 बार, अब की बार कितनी बार कराई, 2 बार, परिणाम आया 2। फिर मैंने 3 बार कराई, कितना आया 3। 4 बार कराई तो परिणाम कितना आया 4। 5 बार कराई कितना आया 5, और 6 बार कराई कितना आया 6। 7 बार कराई कितना आया 7, और जब 8 बार कराई तो कितना आ गया, जब 8 बार कराई तो कितना आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट 0, क्योंकि हम योग के लिए तो देख रहे थे यहाँ पर। तो योग के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमें कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया, यानी बराबर ई प्राप्त हो गया। तो कह देंगे कि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना है 8। तो हमारे अनुसार ऑर्डर ऑफ 1 कितना प्राप्त हुआ 8, या इसी चीज को कैसे लिखूं मैं, 8.1 बराबर कितना है 0। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर। तो वास्तव में इस इकाई अवयव की कोटि के बेसिस पे हम इसको क्या कह पाएंगे कि पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का जो अभिलक्षण होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो हमने एक तो ये तरीका अपनाया जब अभी डेफिनेशन पढ़ी, एक हमने वही पुराना वाला तरीका अपनाया यहाँ पर।
तो हमने देखा कि 8 को यहाँ पर लगाने से जैसे रिंग की डेफिनेशन होती है उसी तरीके से भी अभिलक्षण कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और यहाँ से जब हमने इस तरीके से देखा तो भी अभिलक्षण कितना मिल रहा है, 8 यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, इस इकाई एलिमेंट के कारण होता है कि इकाई एलिमेंट की कोटि जितनी होगी किसमें, पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र में, तो वही क्या होगी वहां पर उसका अभिलक्षण होगा यहाँ पर। तो हम सीधा सीधा क्या कह देंगे कि कैरेक्टर ऑफ, तो यहाँ लिखूंगा चूंकि ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना है 8, इंप्लाइज दैट कि 8.1 इक्वल टू 0। तो यहां से लिख देंगे कि कैरेक्टर ऑफ जो भी आपका क्षेत्र है यहाँ पर, तो क्षेत्र कौन सा था, Z8 था, तो Z8 का कैरेक्टर कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे दिखा दिया हमने इसको, जो हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट, तो किसके बेसिस पे दिखाया है हमने, जो हमने अभी भी डेफिनेशन पढ़ी है उसके बेसिस पे ये सब चीज हमने लिखी यहाँ पर कि इसका कैरेक्टर भी कितना हो गया 8 हो गया। किसके बेसिस पे, अभी जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके बेसिस पे। वलय की जो डेफिनेशन है वो भी वर्क तो करेगी, क्योंकि जो वलय है उसी से सारी चीजें निकल कर आती हैं, यहाँ पर क्षेत्र भी उसी से बनता है, पूर्णांकीय प्रांत भी उसी से बनता है, तो काम तो वहां पर भी करेगी। लेकिन इसका सीधा सा तरीका ये है कि क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र में इकाई तत्समक अवयव विद्यमान होता है और उसके बेसिस पे सीधा हम उसको कैलकुलेट करके सीधा क्या दिखा सकते हैं कि जितनी इकाई अवयव की वहां पर ऑर्डर होगी वही क्या होगा, क्षेत्र या पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण होगा। तो ये हमारे समझने की बात है यहाँ पर। तो जब भी आपके पास पूर्णांकीय या प्रांत या क्षेत्र है तो सीधा हम वहां पर तत्समक अवयव के पास जाएंगे, उसकी आइडेंटिटी ढूंढेंगे और जितनी उसकी आइडेंटिटी होगी उसके बेसिस पे क्या बताएंगे कि वह कितने कैरेक्टर का है वहां पर। ठीक है, अब यदि ऐसा हमारे पास कोई हो ही नहीं यहाँ पर कि कोई ऐसा क्षेत्र या कोई ऐसा पूर्णांकीय प्रांत जहां पर ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं हो, तो वहां पर उसको फिर पहले की तरह से कि या तो शून्य या क्या कहेंगे उसको अनंत कैरेक्टर का क्षेत्र या पूर्णांकीय प्रांत कहेंगे। वो बाकी की बातें सेम है जैसा हमने रिंग में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारे रिंग, क्षेत्र तथा पूर्णांकीय प्रांत के जो कैरेक्टर की जो बात थी हमने कंप्लीट की यहाँ पर। अब हमारी नेक्स्ट यहाँ पर इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उनको कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पर जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो आगे हम क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण इसकी थ्योरम है उनको कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं थ्योरम। तो इसकी जो पहली थ्योरम है इसके अंतर्गत वो कर लेते हैं सबसे पहले। पहली थ्योरम है इसकी, सिद्ध कीजिए कि किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण 0 या n होगा। पहली थ्योरम है, सिद्ध कीजिए किसी पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध कीजिए किसी पूर्णांकीय प्रांत का लक्षण 0 या n होगा, जैसा कि उसके योग समूह के नॉन जीरो या जिसको कहते हैं शून्येतर, योग समूह के शून्येतर अवयव की कोटि 0 या n होती है। ठीक है, ये हमारे पास ये थ्योरम है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि पूर्णांकीय प्रांत का लक्षण या तो 0 या n होगा, किसके बेसिस पे, जैसा उसके योगात्मक समूह। अब यहाँ पर देखो हमने वही बात की यहाँ पर, जैसा हमने उस डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जो भी आपके अभिलक्षण की जो बातें आएंगी किसके ऊपर डिपेंड होती है, सारी एडिटिव जो हमारा ग्रुप होता है, योगात्मक जो ग्रुप होता है उसके ऊपर। क्योंकि रिंग में आप जानते हो 2 ऑपरेशन वर्क करते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। तो हमारा जो r प्लस होगा ना, उसके प्रत्येक अवयव की जैसा उसका ऑर्डर होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका अभिलक्षण होगा वहां पर। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि किसी पूर्णांकीय प्रांत का लक्षण 0 या n होगा जैसा कि उसके योग समूह की शून्येतर यानी नॉन जीरो एलिमेंट अवयव की कोटि 0 या n होती है, कि जैसे उसके अवयव की कोटि 0 या n होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका विलक्षण होगा वहां पर। ठीक है, अब हमें इस चीज को प्रूव करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर पूर्णांकीय प्रांत के लिए, तो प्रूव माना I पूर्णांकीय प्रांत है। हमने यहां पर क्या ले लिया, पूर्णांकीय प्रांत ले लिया यहां पर। ठीक है, तथा A नॉन जीरो एलिमेंट है, तथा A इज द एलिमेंट ऑफ I नॉन जीरो एलिमेंट। अशून्य अवयव कहा ना यहाँ पर, शून्येतर, उसको क्या कहते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट, अशून्य अवयव है यहाँ पर। तो पहली बात तो क्या होगी कि यदि A की कोटि कितनी है, सबसे पहले तो कि A की कोटि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर कि A की कोटि कितनी है, 0 है यहाँ पर, कि ऑर्डर ऑफ A कितना है, 0। अब ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए होगा कि प्रत्येक एलिमेंट की कोटि यदि 0 वहां पर, यानी ऐसा कोई आपके पास कोई पूर्णांक अवेलेबल ही नहीं है ताकि उसकी कोटि को डिफाइन कर सके, तो आप उसको 0 ऑर्डरिंग कहते थे। तो पहली कंडीशन तो ये दोनों बातों के लिए करना है आपको कि उसके जैसे नॉन जीरो एलिमेंट की जैसे उसकी कोटि होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे उस पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण भी उतना ही होगा वहां पर। ठीक है, तो ये हमें चीज प्रूव करनी है यहाँ पर कि ऐसा ही वहां पर होगा यहाँ पर। तो उसके लिए हमने क्या लिख लिया, सबसे पहले कि अवयव A की कोटि कितनी है, 0, यानी ऑर्डर ऑफ A बराबर कितना है, 0। इसको कैसे लिखते हैं कि 0 डॉट A इक्वल टू 0 फॉर ऑल A इज द एलिमेंट ऑफ I। तो ये चीज तो हमारे पास पहली कंडीशन तो अपने आप ही क्लियर हो रही है कि यहाँ पर यदि 0 होगी प्रत्येक अवयव की कोटि तो निश्चित ही उस पूर्णांकीय प्रांत का विलक्षण भी कितना होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ से क्या लिख दिया, इंप्लाइज दैट कि कैरेक्टर ऑफ I, क्योंकि हम यहाँ पर उसको किससे इंडिकेट कर रहे हैं, पूर्णांकीय प्रांत को I से, तो वो कितना है, 0 यहाँ पर। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारी कि यदि A की कोटि यदि 0 है हर एक एलिमेंट के लिए तो उस स्थिति में तो कैरेक्टर अपना भी कितना हो जाएगा, 0। दूसरा हमने क्या ले लिया कि यदि A की कोटि n है, तो अब की बार हमने क्या ले लिया, A की कोटि n ले लिया, अर्थात इसको कैसे लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ A बराबर कितना ले लिया आपने, n ले लिया, जहां पर जो A है वो कहां से लिया है आपने, I से लिया है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने अब की बार क्या कहा कि अब की बार हमारे जो नॉन जीरो एलिमेंट है, इसको ये भी दिखा दो कि ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है यहाँ पर, नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो अब की बार हमने क्या ले लिया, उसी एक का क्या कहा कि अब की बार उसकी कोटि कितनी n है, क्योंकि 0 होगा तो अपने आप ही देखो डेफिनेशन वर्क कर रही है यहाँ पर, यही तो होती थी हमारी डेफिनेशन की n इक्वल टू 0 यहाँ पर, तो ये तो अपने आप ही वर्क कर रही है यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि जब उसकी कोटि कितनी हो जाए, n हो जाए वहां पर, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ A बराबर कितना लिख दिया, n लिख दिया। इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं कि n A बराबर कितना आएगा, 0, कि पर्टिकुलर सिर्फ A वैल्यू के लिए यदि मैं n को इसके आगे लगाता हूं, यानी इसको मैं इसकी उस वैल्यू को आगे लगाकर, यानी इसकी पूर्णांक जो हुआ इसके अवयव की कोटि के डेफिनेशन में इसको मैं ऐसे लिखता हूं, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है ये यहाँ पर, केवल किसके लिए, A के लिए। लेकिन केवल A से काम थोड़ी चलता है यहाँ पर, हम डेफिनेशन में तो ये पढ़ते हैं कि ये तो फॉर ऑल होना चाहिए, कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। ये पढ़ाता है डेफिनेशन में कि हमने इस अवयव को क्या लिया था, फॉर ऑल लिया था यहाँ पर। मैंने आपसे जब पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र की डेफिनेशन जब बताई थी तो ये भी मेंशन किया था कि जो रिंग की डेफिनेशन है वो कंप्लीटली उस पर काम करती है, जो कि तो बस उसे स्पेशल केस दिखाने के लिए, यानी हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं पड़े, हम सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में आप उसकी जांच कर सकते हैं कि जितनी गुणन तत्समक अवयव की जितनी कोटि होगी उतनी क्या होगी, क्षेत्र या जो पूर्णांकीय प्रांत हो गया उसका विलक्षण होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो दोनों में कॉमन होता है। बाकी जो डेफिनेशन, मूल डेफिनेशन है वो तो रिंग की ही है, तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि जो A एलिमेंट है उसके लिए तो n एलिमेंट क्या है, अभिलक्षण जैसा कार्य कर रहा है, क्योंकि इसको लगाने से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, केवल A एलिमेंट के लिए। लेकिन हमारी कंडीशन तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए होनी चाहिए कि उसमें 0 भी शामिल हो, यानी सारे के सारे जितने एलिमेंट उस रिंग में थे वो या क्षेत्र में थे वो सब के सब एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए एक ही जगह यहाँ पर। अभी तक हमने सिर्फ किसके लिए लिखा है, केवल A अवयव की कोटि कितनी n है, तो उसके बेसिस पे तो हो रहा है ऐसा। अब हम B अवयव देखते हैं, तो दोबारा देखा है हमने यहाँ पर, यदि ये लिख लेते हैं कि माना B is not equal to 0 is the element of I, कि हमने क्या ले लिया कि B एक ऋणात्मक अवयव ले लिया, उसको कहां से लिया, पूर्णांकीय प्रांत से ले लिया। तो B के लिए भी देखना चाहते हैं कि B के लिए भी ऐसा ही होगा क्या यहाँ पर,
कि बी के लिए भी क्या इसी तरीके का होगा। अब हमने जानते हैं कि पूर्णांकीय प्रांत क्या होती है, शून्य भाजक रहित होती है। तो एक तो एलिमेंट जीरो वाला ले लूं, एक मैं नॉन जीरो एलिमेंट वाला ले लूं और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखूं तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि क्या है, शून्य भाजक रहित है। तो हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट, तो ये क्योंकि एन ए पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन गया, तो मैंने इसको कैसे लिखा कि एन ए डॉट बी, एन ए डॉट बी बराबर जीरो। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ये क्या है, शून्य भाजक रहित है, और शून्य भाजक रहित में दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन जीरो तभी आ पाता है जबकि उनमें से कोई ना कोई एक जीरो हो रही हो। तो ये परिणाम ऊपर से हम जीरो लेकर चल रहे थे, इस वजह से अभी भले चाहे जीरो नहीं हो, लेकिन ये पहला वाला पद तो जीरो था, तो इसकी वजह से आंसर को कितना लिख पाए हम, जीरो। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा अपनी मर्जी से, यहाँ पर बात एक एक स्पष्ट है। हम यहाँ पर किसको पढ़ रहे हैं, पूर्णांकीय प्रांत को। तो पूर्णांकीय प्रांत में कौन कौन सी चीजें होती हैं अपने आप आपके पास, वो आपने वहां से ले ली, पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं। और ये चीज देखो मैंने यहाँ पर भी लिख रखी कि माना कि पूर्णांकीय प्रांत, तो सारी चीजें अपना आप आ गई। पूर्णांकीय प्रांत में शून्य भाजक रहित होने वाला जो गुण होता है, ठीक है, वो विद्यमान होता है इस कारण से कि यदि दो एलिमेंटों का मल्टीप्लिकेशन जीरो लिख रहे हो तो तभी लिख पाओगे जब उनमें से कोई ना एक क्या हो, जीरो हो। यहाँ पर तो हमारा पहला एलिमेंट जीरो था, दूसरा एलिमेंट हमने नॉन जीरो ले लिया, तो प्रोडक्ट जीरो आ सकता है, तो हमने ऐसा इसलिए लिख दिया। अब इसको खोलकर लिख रहे हैं यहाँ पर। एन ए का मतलब आप जानते हो कि ए को एन टाइम आपको रिपीट करना होता है, तो मैंने इसको लिखा कि ए प्लस ए ऐसा कितनी बार, एन बार, और बाहर क्या है, डॉट बी है। हम जानते हैं कि रिंग में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट जो लॉ है वो फॉलो होता है, योग की गुणन की योग पर बंटनता नियम लागू होता है, तो बी सभी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ए डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट बी, इस तरीके से कितने बार, एन बार, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और बराबर में जीरो है ही आपका। और आगे यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पर, तो यहाँ से हम समझ पाएंगे कि जैसा हमने देखा कि b जो है राइट हैंड साइड से उस पर अप्लाई किया तो b के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो कहीं ना कहीं a भी b के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको a डॉट b प्लस b कितनी बार, n बार, और बराबर में कितना है, जीरो। ऐसा लिख सकते हैं इसको यहाँ पर, क्योंकि b कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम यहाँ पर रिपीट हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे मैं उसको खोलूंगा तो ये रिजल्ट आएगा ना, पूरा वाला पुराना वाला यहाँ पर। तो यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि a डॉट एन बी, कि जब b n टाइम रिपीट हो रहा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, n डॉट b बराबर जीरो। यहाँ पर भी वही बात आ गई यहाँ पर कि दो अवयव है जिनका गुणनफल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है यहाँ पर, जैसा a और एक है n डॉट b। दो अवयव हो गए, एक तो a और एक कौन सा हो गया, n डॉट b। तो a तो हमने a को तो हमने शुरुआत से क्या लिया, देखो यहाँ पर कि a क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, खुद नॉन जीरो है। इसका परिणाम भले ही हमने यहाँ पर कह दिया था कि इसकी कोटि n, इस वजह से कितना है, ये जीरो हो गया था, लेकिन ये खुद तो क्या है, नॉन जीरो है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे कि इंप्लाइज दैट कि या तो क्या होगा a इक्वल टू जीरो, या क्या होगा दूसरा। तो यहाँ पर क्या है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो है यहाँ पर, तो कौन जीरो होगा, फिर एन बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्या लिखेंगे, अर्थात b की कोटि या b की कोटि भी कितनी हो गई, b की कोटि n हमें प्राप्त हो गई यहाँ से, क्योंकि b के लिए भी कितना मिल गया, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर प्राप्त हो गए यहाँ पर। अब b की कोटि के रूप में लिख दो, चाहे आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि b एलिमेंट के लिए भी वही पूर्णांक आपको विद्यमान हुआ वहां पर जो हमने a के लिए लिया था, क्यों b के लिए भी थे इसी प्रकार से वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा a के लिए किया था। ऐसा c पॉइंट ले लेंगे तो c के लिए भी ऐसा ही होगा, d ले लेंगे तो d के लिए भी ऐसा ही होगा। यानी ये तो इस प्रकार के प्रत्येक एलिमेंट के लिए n आपको क्या देगा, जीरो आंसर देगा n को लगाने पर। और ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये हमारे वलय की डेफिनेशन होती है, या कहीं पूर्णांकीय प्रांत के अभिलक्षण की डेफिनेशन होती है यहाँ पर। तो यहां से में क्या प्राप्त हो गया, ऐसा एक पूर्णांक प्राप्त हो गया यहाँ पर, अर्थात फॉर ऑल b इज द एलिमेंट ऑफ i के लिए n इज द एलिमेंट ऑफ z विद्यमान है, सच दैट कि n डॉट b इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल b इज द एलिमेंट ऑफ i, कि b के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें किस तरीके का रिजल्ट विद्यमान है, n एक पूर्णांक विद्यमान है। तो यहां से क्या लिख देंगे, इंप्लाइज दैट कि n पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने दोनों कंडीशंस के लिए इसको प्रूव कर लिया यहाँ पर। पहली कंडीशन तो कि जब ये जीरो हो रहा कि प्रत्येक एलिमेंट की ऑर्डर कितनी है, जीरो है, तब तक तो अपने आप ही क्या आ रहा था कि कैरेक्टर ऑफ i कितना आ गया, जीरो। और जब हमने ऐसे एलिमेंट लिए कि जब उनकी कोटि क्या नहीं हो रही है, जीरो नहीं हो रही है, क्या हो रही है, n हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखा तो कैरेक्टर क्या मिल रहे हैं आपको, इंप्लाइज दैट कि कैरेक्टर ऑफ i
कैरेक्टर ऑफ आई इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, हमें एन प्राप्त हो गया यहाँ पर। तो जब भी हमारे पास कोई पूर्णांकीय प्रांत होगी तो उसकी जो अभिलक्षण है वो या तो जीरो होगी और या क्या होगी, एन होगी। जीरो कब होगी, जैसा उसके योगात्मक समूह में प्रत्येक अवयव की यदि ऑर्डर यदि जीरो होती है तो अभिलक्षण भी कितना होगा, जीरो। और यदि प्रत्येक अवयव की कोटि यदि एन है तो उस कंडीशन में वहां पर उसका कैरेक्टर भी कितना होगा, एन ही होगा। तो ये हमारी डेफिनेशन थी यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से प्रूव किया दोनों कंडीशन लेते हुए कि जब अवयव की कोटि जीरो हो तो भी यहाँ पर कैरेक्टर जीरो आ रहा था, और जब अवयव की कोटि यदि एन हो जाती है तो उस कंडीशन में जो हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत था उसका कैरेक्टर कितना प्राप्त हो रहा है, एन हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये पहली थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। एक बार नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगली थ्योरम देखिए, अगली थ्योरम है आपकी प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण शून्य या अखंडनीय होता है। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण जीरो या अखंडनीय, जीरो या अखंडनीय होता है, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पर। तो ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ ली, यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है, बस एक वर्ड नया आया यहाँ पर, अखंडनीय। अखंडनीय का मतलब होगा नॉन डिविजिबल, कि अविभाज्य हो। अविभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, जो कि प्राइम नंबर होती हैं, जो कि किसी से डिविजिबल हो नहीं होती। तो यहाँ इस थ्योरम में हमें ये दे रखा है कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण जीरो या क्या होता है, अखंडनीय होता है यहाँ पर। तो हमें इससे पहले वाली थ्योरम में पहले से नॉलेज तो थी यहाँ पर कि हमने पढ़ा था कि प्रत्येक यदि आपके पास कोई पूर्णांकीय प्रांत है तो उसका अभिलक्षण या तो जीरो होता है या एन होता है। तो ये बात हमारे पास पहले से ही थी। तो जीरो वाले के लिए तो ये तो अपने आप ही सेटिस्फाई है ये चीज, तो कि यदि उसका अभिलक्षण जीरो होगा तो वहां पर उसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही तो कह रहा था हमसे कि उसका अभिलक्षण या तो जीरो होगा। तो हम पहले से यदि कंसिडर करें कि हमारे पास जो भी हम पूर्णांकीय प्रांत ले रहे हैं उसमें यदि प्रत्येक अवयव की कोटि यदि जीरो है तो अपने आप ही उसका अभिलक्षण कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है वहां पर। तो ये चीज तो हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा है कि जब एन हो तो एन को हमें ये दिखाना है कि एन यहाँ पर अखंडनीय, अखंडनीय मतलब क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ये चीज हमें यहाँ पर प्रदर्शित करनी है यहाँ पर कि जो हम पूर्णांकीय प्रांत ले रहे हैं उसका अभिलक्षण या तो जीरो होता है या एन होता है, पिछली थ्योरम के हिसाब से। अब जीरो है तो वो तो अपने आप ही हो रहा है यहाँ पर कि ये तो जीरो होता है, तो ये चीज तो प्रूव हो गई। अब बचा क्या कि अखंडनीय मतलब जो एन हम जिसको ले रहे थे वो क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। यानी ये क्या होगा, जो एन आप यूज में लोगे वो सदैव एक प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। कभी भी ये डिविजिबल वैल्यू नहीं होगी, ये ऑलवेज क्या होगी, नॉन डिविजिबल वैल्यू होगी यहाँ पर। तो यहां पर हमने लिखा सबसे पहले, माना d प्लस कोमा डॉट पूर्णांकीय प्रांत है। ये क्या है, हमारा पूर्णांकीय प्रांत है, ऐसा मैंने कंसीडर किया यहाँ पर कि हमारे पास जो d है वो क्या है, एक पूर्णांकीय प्रांत है यहाँ पर। तो सर्वप्रथम हमने माना, सर्वप्रथम यदि अभिलक्षण जीरो है तो प्रमेय स्वयं सिद्ध है।
तब तो अपने आप ही होगा, क्योंकि हमें भी यही दर्शाना था कि पूर्णांक प्रांत का अभिलक्षण 0 या अखंडनीय होता है। तो ये चीज अपने आप होगी, जब अभिलक्षण ही 0 है तो वो 0 ही होगा वहां पर। ठीक है, तो ये चीज तो अपने आप क्लियर हो रही है। अब बात लेकर चलते हैं दूसरी यहाँ पर, यदि D का अभिलक्षण, यदि D का अभिलक्षण परिमित मान n है, तो अब की बार हमने क्या ले लिया कि जिसको हम n कह रहे थे ना पिछली बार, वही चीज हमने यहाँ पर ले ली। यदि D का अभिलक्षण n हो पिछले थ्योरम के हिसाब से, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर दर्शाना क्या होगा, तब सिद्ध करना है कि n अभाज्य है। अभाज्य का मतलब अखंडनीय है यहाँ पर। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है अब की बार यहाँ पर, कि जो हमने इसका जो अभिलक्षण जब n मान लिया यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हमें ये दर्शाना है कि जो n होगा वो क्या होगा, अखंडनीय यानी अभाज्य होगा। ये हमें यहाँ पर दर्शाना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यदि संभव है तो माना n अभाज्य नहीं है। जिसको हम अभाज्य कह रहे थे उसको क्या मान रहे हैं कि यदि ऐसा हो सकता है वो, तो हम इसको क्या मान रहे हैं, कंट्राडिक्शन के तौर पर इसको ले रहे हैं कि ये क्या है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है तो कैसे लिखा जा सकता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को दो छोटे टुकड़ों के रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n1 गुणा n2, जहां पर जो n1 होगा वो भी छोटा होगा किससे, n से, और जो n2 होगा वो भी छोटा होगा किससे, n से। ये चीज तो जानते हैं। एग्जांपल देखो यहाँ पर कि 8 जो होता है वो क्या होता है, भाज्य होती है। तो 4 कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 गुणा 2, 7 1 क्या होती है, अभाज्य होती है। इसको नहीं लिख सकते, इसको 7 गुणा 1 लिख सकते हैं। ये को हम मानते नहीं कि ये, क्योंकि ये तो सदैव हर प्राइम नंबर के अंतर्गत मौजूद होता है यहाँ पर। तो इस वजह से इसको कैसे लिख रहे हैं कि 7 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है, इस वजह से इसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब 8 एक भाज्य संख्या है तो इसको हम दो टुकड़ों में, जो कि हमने n1 और n2 के रूप में माने, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब चूंकि D का अभिलक्षण n है, तब A इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, कि हमने क्या ले लिया कि जब इसका अभिलक्षण यदि n है तो कैसे लिखते हैं अभिलक्षण को, हम इस तरीके से लिखते हैं, इक्वल टू 0 फॉर ऑल A इज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि A इज द एलिमेंट ऑफ D, कि A कहां से लिया हमने, D से लिया है, तभी तो ऐसा है यहाँ पर कि फॉर ऑल A इज नॉट इक्वल टू 0 इज द एलिमेंट ऑफ D। ऐसा ही होगा यहाँ पर। तो अब हमारा जब A D का एलिमेंट है, तो यहाँ से जानते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है A की संक्रिया A के साथ कराओ, तो परिणाम में जो A स्क्वायर आएगा वो भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा यहाँ पर। क्यों होगा, क्योंकि A भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, पूर्णांकीय प्रांत पढ़ रहे हैं, और पूर्णांकीय प्रांत में कभी भी तो नॉन जीरो एलिमेंट का जो रिजल्ट है वो 0 नहीं होता। तो हमने A को A से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर भी कहां पर पहुंच गया, D में पहुंच गया। ये भी तो हमारे पास एक एलिमेंट तो ये था, एक एलिमेंट तो ये भी किसका एलिमेंट है, D का यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस एलिमेंट के लिए लिखें चाहे इस एलिमेंट के लिए लिखें, तभी परिणाम क्या होगा कि तथा n A स्क्वायर इक्वल टू, ये भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, चूंकि D का अभिलक्षण हमने कितना माना है, D का अभिलक्षण कितना माना है यहाँ पर, n है। यहाँ पर D का अभिलक्षण n माने, इस वजह से कितना होगा कि n A स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, 0, क्योंकि ये तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए होगा कि फॉर ऑल A इज नॉट इक्वल टू 0 इज द एलिमेंट ऑफ D की हर कंडीशन के लिए ऐसा होगा। तो अभी हमने जब ये इसका एलिमेंट है, तो जब इसकी संक्रिया में इसी के साथ कराऊंगा तो बनने वाला परिणाम ये भी किसका होगा, D के लिए होगा। तो इस वाले एलिमेंट के लिए भी ऐसा ही होगा यहाँ पर कि इसके लिए भी ये इसी तरीके से काम करेगा, यानी n क्या होगा, यहाँ पर भी अभिलक्षण का यदि गुण रखता है तो ये इसको भी क्या करेगा, परिणाम को 0 करेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं आगे यहाँ पर। अब हमने n को क्या माना था कि n क्या है, एक भाज्य संख्या है, और n को दो टुकड़ों में तोड़ दिया था हमने, कैसे, n1 डॉट n2। तो n की जगह क्या लिखा जा सकता है, n1 डॉट n2। तो यहां से हम देखते हैं इसको n1 डॉट n2 के रूप में। तो यहां से लिखा, इसी रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं कि n1 डॉट n2, और यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 0। यानी कैसा लिखूं मैं कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितनी बार ऐसा, n1 n2 बार, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है।
इसी परिणाम को हम पुनः कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए n1 बार, और दूसरी तरफ हमने फिर लिख दिया कि a प्लस ए कितनी बार, n2 बार यहाँ पर, और बराबर में 0, कि जो रिजल्ट ऊपर वाला था उसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लिखना है n1 गुणा n2 बार, तो a को a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, इस तरीके से गुणा करेंगे तो ये अवयव इन अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो कितने रिजल्ट देंगे, a स्क्वायर कितनी बार देंगे, n1 गुणा n2 बार हमें देंगे रिजल्ट यहाँ पर। तो कैसे लिखा हमने इसको कि ऊपर वाले रिजल्ट को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये कितनी बार है, n1 बार है, तो इसको कैसे लिख दिया कि n1a, ये तो पहला रिजल्ट हो गया। ये दूसरा कितनी बार है, n2, तो इसको कितना लिख दिया, n2a, और बराबर में 0 यहाँ पर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो हम लिया है हमने रिजल्ट वो क्या है, एक पूर्णांकीय प्रांत है, और पूर्णांकीय प्रांत में कौन सा रिजल्ट शामिल होता है, शून्य भाजक रहित होना। इसका मतलब क्या होगा कि ये तो पहले वाला रिजल्ट किसके लिए होगा, या तो ये 0 होगा या क्या होगा, n2a इक्वल टू 0 होगा, कोई ना कोई एक 0 होगा। परंतु हमने क्या यूज में लिया यहाँ पर कि यहाँ पर n1 छोटा है किससे, n से, परंतु n1 इज लेस देन टू n, कि जो n1 है वो तो किससे छोटा है, n से छोटा है। और हमने क्या माना है यहाँ पर, जहां n a की कोटि है, जहां n को हमने क्या माना है, इसकी कोटि माना है, तो इससे छोटी कोटि कैसे पॉसिबल है वहां पर, कि जब हम n को पहले इसके ऑर्डर कह चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि तभी तो हुआ था कि जो जिसकी जैसी ऑर्डर होगी उसी के अनुसार वो विलक्षण को दर्शाता है। तो हमने इसका विलक्षण n माना था, तो यहाँ पर तब पॉसिबल था जब इसकी कोटि कितनी थी, n थी यहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि जहां n a की कोटि है, और यहाँ क्या प्राप्त हो गई कि n1 का मान और भी छोटा मिल गया, इसका मतलब कि n1a इज नॉट इक्वल टू 0, ये परिणाम 0 नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, किसके कारण, कि जहां n की कोटि आप ऑलरेडी क्या डिफाइन कर चुके हो, n डिफाइन कर चुके हो, तो n डिफाइन कर चुके हो तो इससे छोटी संभावना नहीं बन सकती यहाँ पर। इसी प्रकार n2 डॉट a इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो n2 है वो क्या है, छोटा है किससे, n से यहाँ पर, तो उसके लिए भी ये जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, क्योंकि n2 ये जो दूसरा एलिमेंट है वो भी n से छोटा है, तो इस अवयव a की जो कोटि है वो n2 नहीं हो सकती यहाँ पर, या n2 से छोटी नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि इसके ऑर्डर को हम पहले क्या डिफाइन कर चुके हैं, n डिफाइन कर चुके हैं। अर्थात हमारी मान्यता जो कि हमने क्या माना था यहाँ पर, क्या माना था कि जो n को अभाज्य हमने भाज्य माना था, अर्थात हमारी मान्यता n भाज्य है, गलत है। वास्तव में क्या है कि n क्या होगा, इंप्लाइज दैट कि जो n होगा वो क्या होगा, अभाज्य है, या क्या कह सकते हैं इसको, अखंडनीय होता है। और ये आपको दर्शाना था यहाँ पर कि हमारे पास यदि कोई पूर्णांकीय प्रांत था उसको तो उसका विलक्षण या तो 0 होता है या क्या होता है, अखंडनीय होता है। तो अखंडनीय के लिए हमने इसको रिजल्ट को चेक किया, तो हमें ये भी क्या मिल रहा है, अखंडनीय नहीं पहम नंबर ही हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम पहले से पढ़ते हुए आए कि कोई भी जो n है वो अभिलक्षण तब बन पाता है जब वो उस पूर्णांकीय प्रांत या रिंग से के प्रत्येक अवयव का क्या हो, कोटि हो, वहां पर उसकी कोटि को डिफाइन करें यहाँ पर। लेकिन इसके ऑर्डर तो हम पहले क्या कह चुके हैं, n कह चुके हैं यहाँ पर, तो ये कैसे पॉसिबल है फिर यहाँ पर, क्योंकि हमने कहा ना यहाँ पर कि जो n है वो छोटा है किससे, n1 किससे छोटा है, n से, तो फिर ये इससे छोटी वैल्यू कैसे हो सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी सबसे छोटी वैल्यू किस रूप में ले चुके हो, n के रूप में ले चुके हो, तो और छोटी वैल्यू यहाँ पर संभव नहीं है। तो एक लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि उसको हम यहां से दे सकते हैं उसका आंसर, क्योंकि n1 का मान छोटा है किससे, n से, और n को हम ऑलरेडी क्या कह चुके हैं, a की कोटि कह चुके हैं यहाँ पर। इसी तरीके से दूसरे वाले में होगा कि ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि n2 का मान भी क्या है, n से छोटा है, और ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि n सबसे छोटा एलिमेंट ऐसा होता है वहां पर। तो फिर इससे छोटे एलिमेंट कैसे आ गए यहाँ पर, जब सबसे छोटे एलिमेंट को हम ऑलरेडी n कह चुके हैं, तो इससे छोटे एलिमेंटों की संभावना यहाँ पर नहीं बन सकती। तो नहीं बन सकती तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी मान्यता है कि हमने जो n को भाज्य माना था वो कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। तो गलत है तो क्या होगा, वास्तव में सही क्या होगा कि n क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगी, और वही हमने यहाँ पर दिखाया कि n क्या है, अभाज्य है, या क्या कह सकते हैं इसको, अखंडनीय कह सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सेकंड थ्योरम कंप्लीट होती है। तो एक बार आप नोट कीजिए इसको।